जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। असम में जो एनआरसी किया गया उस पर मैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए पिछले वीडियो में बताया ही था कि दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपा जो कह रहा है कि 3 लाख बांग्लादेशी असम से भागकर दूसरे राज्यों में छिपे हैं। यह तो बहुत ही खतरनाक खबर है। आइए हम भी इसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं। भाजपा वाले नेता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड में भी इसी तरह का एनआरसी करने की बात कह रहे हैं। हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि असम पहला राज्य है जहां एनआरसी का प्रयास हुआ है। आंकड़े के हिसाब से 6.5 करोड़ दस्तावेज इस प्रक्रिया में जांचे गए। हमारे अपने टैक्स का 1600 करोड़ रुपया भी खर्चा हो गया, लेकिन एनआरसी अब भी अधूरा है। इन लोगों के नैरेटिव को समझने के लिए कई एंगलों से हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब शिमला में मस्जिद तोड़ने के बाद हिंसा भड़की थी, तब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा करते हैं कि इसके पीछे बांग्लादेशी हैं। झारखंड में रांची के सांसद संजय सेठ दावा कर रहे हैं कि रांची में भी बांग्लादेशी हैं। 14 सितंबर को ठाणे में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे जिनके पास फर्जी आईडी मिले थे। पूछताछ में पता चला कि वे 4 साल से वहां रह रहे थे। ऐसे कई मामले आए हैं। झारखंड का मामला भी जिसमें ईडी ने केस किया है। इन सभी मामलों में संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। भास्कर की तहकीकात में यह बात सामने आई कि असम के 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ही देश के कई राज्यों में छिपे बैठे हैं या उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया है। यह मैं आपकी समझ पर छोड़ दे रहा हूँ। इस रिपोर्ट को विस्तार से समझने के लिए आप 29 सितंबर का दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि असम में 2013 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्री फॉर सिटीजनशिप, लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2014 में काम शुरू हो गया। इसका मकसद था सही दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता दी जाए। इसमें 3.3 करोड़ आवेदन आए, 2.9 करोड़ सही मिले, 40 लाख फर्जी दस्तावेज वाले मिले। इन्हें क्लेम और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया तो करीब 36 लाख लोग क्लेम करने पहुंचे। उनमें से 21 लाख नागरिकता पाने योग्य माने गए। 15 लाख लोग ये साबित नहीं कर पाए कि वे घुसपैठिए नहीं हैं। इन्हें रिजेक्शन स्लिप दी जानी थी जिसमें लिखा होता कि उन्हें भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी गई। उसके आधार पर वे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील करते। यह काम दिसंबर 2023 तक होना था पर नहीं हुआ। अब बात आती है करीब 4 लाख लोगों की जो क्लेम करने ही नहीं पहुंचे। उनमें से 10,000 लोगों में कई बिहार के थे जिन्हें एनआरसी में जोड़ दिया गया और कई की मौत हो गई। अब बचे 3 लाख लोग। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अलग अलग राज्यों में छिप गए। ये शब्द इस्तेमाल हुआ, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। मुझे शक है कि उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। बता दें कि 2014 से 2019 के बीच 6 साल में 6.5 करोड़ दस्तावेज जांचे गए और करीब 1600 करोड़ रुपए खर्चे हुए। तत्कालीन स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने आशंका जताई थी कि जिन 40 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया वे भाग सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इन सभी के बायोमेट्रिक सुरक्षित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर एनआरसी सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनाने वाली टीम लगाई गई, मगर 3.9 लाख लोग नहीं आए। इनमें से 3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए दूसरे राज्यों में भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि वे असम में पकड़े जाएंगे। बाकी बचे 36 लाख लोगों का बायोमेट्रिक किया गया, लेकिन टेक्निकल कारणों से 9.38 लाख लोगों, इनमें से 80% एनआरसी में आ चुके थे, का ही डेटा अपलोड हो पाया। ये सभी बायोमेट्रिक लॉक कर दिए गए ताकि देश के किसी भी कोने में ये आधार न बनवा पाए। सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक खोला। आधार के उपनिदेशक संजीव चक्रवर्ती का कहना है अब यह आधार बनवा सकेंगे पर सरकार की निगरानी में रहेंगे। पूर्व एनआरसी कंसल्टेंट डिम्बेश्वर कलिता बताते हैं कि इन 3.9 लाख लोगों का पहला आवेदन ऑफिस में है। इसमें उन्होंने अपना जो नाम बताया और दस्तावेज लगाए थे वे फर्जी पाए गए, इसलिए इन्हें एनआरसी से बाहर किया गया। उसके बाद ना तो पुलिस को यह डेटा दिया गया और ना एनआरसी स्तर पर कोई खोजबीन हुई। सियासी दबाव की वजह से इस मामले को बाहर भी नहीं आने दिया गया।
एनआरसी के MIS हेड हरिदास बताते हैं कि केवल इनकी फोटो आवेदन फॉर्म में मिल सकती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उसे भी साझा नहीं किया जा सकता। बंगाईगांव जिले के अब्दुल रज्जाक बताते हैं कि उनके गांव में अचानक 2 परिवार कहीं चले गए। ये लोग एनआरसी में बाहर हो गए थे। उन्हें डर था कि पुलिस पकड़कर जेल में ना डाल दे। वे लोग कहाँ गए इसकी खबर किसी को नहीं है। यही मजदूरी करते थे और कच्चे मकान में रहते थे। जाते समय वह मकान खुला छोड़ गए, अब वहाँ कोई और रहने लगा। कामरू जिला की सबिया खातून ने बताया कि उनके गांव में 3 परिवार ऐसे थे जो गायब हो गए। वे लोग कहाँ गए कोई पता नहीं। एनआरसी में इन लोगों का नाम नहीं आया था। कुछ दिन ये लोग परेशान हुए, उसके बाद कहीं चले गए। तो असम में 45 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां मुस्लिम बाहुल्य थी। 2013 में परिसीमन हुआ और यह घटकर 20 रह गई। असम में देश का पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला तो जो 19 लाख लोग इससे बाहर हुए, उन्हें रिजेक्शन स्लिप दी जानी थी ताकि वे फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर पाते, मगर अब तक ये स्लिप नहीं दी गई। दूसरा, इसमें कई विवाद आ गए। कैग की 2020 की रिपोर्ट में कहा गया कि एनआरसी में 260 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। डेटा एंट्री ऑपरेटर को 14,500 रुपये देने थे। कुल 9,000 ऑपरेटर नियुक्त हुए। आरोप था कि उन्हें 5,500 ही दिए गए, जबकि उनके नाम से 14,500 निकासी में दिखाया गया। 24,89,000 दस्तावेज वेरिफिकेशन में गलत मिले। फिर घर घर जाकर रीवेरिफिकेशन किया गया। इसमें 13.18 लाख लोगों को एनआरसी में शामिल कर लिया गया। स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद हितेश देव शर्मा ने 2,346 डेटा को रैंडमली ही चेक किया, जिन्हें फैमिली ट्री में बोलकर अंदर किया गया था। उनमें से 943 गलत निकले। मतलब वो जो एनआरसी किया गया फैमिली ट्री के मार्फत, उसमें से भी इतने सारे गलत निकले। इसको भी आप समझने का कोशिश कीजिए। झारखंड में भी आजकल जमीन की खरीद बिक्री में ऐसे गलत फैमिली ट्री का सहारा लेकर लोग आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री करते हैं। असम में 68 लाख परिवारों ने एनआरसी का फॉर्म भरा था। इसमें 10 लाख लोगों को फैमिली ट्री से जांचा गया। फैमिली ट्री पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का बनाया फार्मूला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकृत किया था। इसमें एक फैमिली के जितने लोग हैं उन सब से एक एक करके एक दूसरे के बारे में पूछा जाता था। जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें संदिग्ध मान लिया जाता था। इससे करीब 27 लाख लोग पकड़े गए थे। नवंबर 19 में स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश डिप्यूटेशन में भेज दिया गया। 24 दिसंबर 2019 को हितेश शर्मा नए स्टेट कोऑर्डिनेटर बने। उन्होंने एनआरसी में कई गड़बड़ियां पाई, जिसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने की। शर्मा बताते हैं कि यही वजह थी कि डिस्पोजिंग ऑफिसर ऑर्डर ही तैयार नहीं कर पाए। जब ऑर्डर नहीं बना तो रिजेक्शन स्लिप कैसे होती। जुलाई 2022 में वो भी रिटायर हो गए। उसके बाद गृह सचिव पार्थ मजुमदार को यह जिम्मेदारी दी गई। एनआरसी ऑफिस में लोगों ने बताया कि जब से वे बने हैं 2-4 बार ही ऑफिस आए हैं। जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर मिलने से मना कर दिया। चिंता की बात यह है कि एनआरसी में बाहर होने के बाद भी लाखों लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। अब समझिए इस चीजों को। क्यों सरकार वहां पर एक डेडिकेटेड ऑफिसर नहीं दे पा रही है, या जो भी उसमें रणनीति के तहत ये लोग काम कर रहे हैं उसमें हमेशा शक गुंजाइश क्यों है। 2016 को मोदी सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह बताया कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अप्रवासी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, और उसमें सरकार ने यह बात भी जोड़ी क्योंकि ये घुसपैठ गुप्त रूप से होते हैं, इसीलिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होना संभव नहीं है। इसी सदन में 2004 में यूपीए सरकार ने बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या 1.2 करोड़ के लगभग अनुमान लगाया था, लेकिन उस अनुमान को यूपीए सरकार ने जल्द ही वापस भी ले लिया। उस समय मोदी सरकार ने अकेले असम में 50 लाख बांग्लादेशी के अवैध रूप से रहने की जानकारी दी थी। उनके अनुसार 2016 तक में 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में रह रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने जो एनआरसी किया उसमें सिर्फ 3 लाख बांग्लादेशी ही अवैध रूप से असम में पाए गए। आप इन आंकड़ों को ध्यान में समझते जाइए। ये बोले 50 लाख का, मिले 3 लाख, लेकिन ये 3 लाख भी कैसे आए, ये उसका इतिहास अलग से हमको बताना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसके बनिस्बत बांग्लादेश अलग बना, उस समय की कई सारी घटनाक्रमों से हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ असम में
एनआरसी के नाम पर क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी देने के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूं, जिनके बारे में कहा गया कि वे लोग देश के अन्य राज्यों में चले गए, बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, हिरासत और निर्वासन की शक्तियां विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(2)(c) के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपी गई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की अवैध घुसपैठियों की संख्या में 57 लाख लोग होने का अनुमान जताया गया है। इन काल्पनिक आंकड़ों को भी आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी लागू करने का माहौल बनाया और जब लागू हुआ तो सिर्फ 3 लाख ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी असम में मिले, लेकिन खर्चा तो 1600 करोड़ रुपया हमारे टैक्स का ही पैसा लगा। और खाया किसने, वो भी कैग ने बता दिया कैसे खाया। ये सब जानकारी भी कैग की रिपोर्ट 2020 में आ गया। अब जो रिपोर्ट आ रही है कि 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश भर में फैल गए हैं, एक बार सोच कर देखिए कि असम की सरकार की कितनी बड़ी ये फेल्योर है, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। वे वहाँ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को एनआरसी के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को अलग किए, क्योंकि 19 लाख अवैध घुसपैठियों में अधिकतर तो बांग्ला भाषी हिंदू थे। उन्हीं को ये लोग फैमिली ट्री या कोई अन्य संदेह का फायदा देने के लिए पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे। अब अंतिम रूप से जो 3 लाख अवैध बांग्लादेश के घुसपैठियों को हिमंता बिस्वा शर्मा पकड़ नहीं पाए तो वे लोग देश के दूसरे राज्यों में भाग गए। राजनीति कहती है हो सकता है जानबूझकर भी उन लोगों को दूसरे राज्यों में फैलाया गया हो। हमने ऊपर हर राज्य में आरएसएस की विभिन्न इकाइयों के मार्फत बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध हल्ला बोल को देखा ही है। शिमला में मस्जिद तोड़ने के बाद हिंसा का मामला, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा करते हैं कि इसके पीछे बांग्लादेशी हैं। झारखंड में रांची के सांसद संजय सेठ दावा कर रहे हैं कि ये रांची में बांग्लादेशी भी हैं। 14 सितंबर को ठाणे में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास फर्जी आईडी मिले। झारखंड में भी ईडी ने जो केस दर्ज किया उसमें बांग्लादेशी महिला के ऊपर ही केस है। तो सवाल उठता है कि पूरे देश में जानबूझकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को फैला तो नहीं दिया गया है, ताकि भाजपा और आरएसएस का मुसलमानों के खिलाफ आग उगलकर हिंदुत्व एजेंडा को ईंधन तो नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के शासन में एनआरसी में घोर अनियमितता, जिसे कि कैग ने भी 2020 में अपने रिपोर्ट में बता दिया। देश की जनता को एनआरसी के फायदेमंद होने पर इसलिए शक हो रहा है। ये लोग सिर्फ हिंदुओं को सुविधा देने के लिए यह सब काम करते हैं, जबकि असम में सभी आदिवासी समूह भाजपा के द्वारा वैध ठहराए गए हिंदुओं को अपने जमीन में बसाने के विरुद्ध आंदोलनरत हैं। लेकिन गोदी मीडिया हमेशा एनआरसी को सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर देखती है। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में चुनाव प्रचार में लगातार आ रहे हैं और झारखंड में भी एनआरसी लागू करने की बात उठा रहे हैं। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि असम में पकड़े गए 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भाजपा ने किन किन राज्यों में घुसाया या उनकी घुसपैठ कराई है। चूंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है, साथ ही जो कार्यपद्धति वहां अपनाई गई है वह भी शक के दायरे में है। इस स्थिति में एनआरसी के नाम पर झारखंड के आदिवासियों को परेशान करने की प्लानिंग तो नहीं है, क्योंकि एनआरसी में दस्तावेज सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन की कई प्रक्रिया इन्होंने अपनाई। वहां पर जिन्हें परेशान करना है उन्हें रीवेरिफिकेशन से गुजरना पड़ा, फिर भी अगर सही साबित हुए फिर उनके लिए अलग से फैमिली ट्री का वेरिफिकेशन लाया गया। मतलब जानबूझकर धर्म विशेष के लोगों को वहां परेशान करने का मामला सामने आया। सामने से तो ये ऐसे ही दिखता है, यह तो एनआरसी से संबंधित एक सच्चाई है, क्योंकि झारखंड में ये लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे को समझने के हिसाब से मैंने एक वीडियो बना दिया, ताकि हम अपने नेताओं से जवाब तो ले सकें कि एनआरसी जो अभी तक एकमात्र राज्य असम में हुआ है उसकी स्थिति क्या है। जरूरत पड़ेगी तो उसके कई सारे तकनीकी और सामाजिक पक्षों भी मैं आने वाले समय में समायोजित करते हुए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरा इस समय राजनीतिक रूप से जो नरेशन या नैरेटिव सेट किए जाने का प्रयास हो रहा है वह अगर झारखंड के आदिवासियों के हित में नहीं है तो उसको उजागर करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में बनाया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। इस समय के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। सबको धन्यवाद। जोहार।